हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास टॉपिक लेके आए हैं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित हम लगभग 150 क्वेश्चन देखेंगे 2 भागों में। इसका 2 वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर एक है लिप किसे कहते हैं। बोलने की तरकीब को अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, चित्रात्मक संकेत को। तो दोस्तों बताइए लिप किसे कहते हैं। तो दोस्तों लिप लिखित संकेतों को, ठीक दोस्तों, लिप किसे कहते हैं, लिखित संकेतों को लिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। संवैधानिक भाषा कहते हैं, जन भाषा कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं, या फिर राष्ट्र भाषा कहते हैं। तो दोस्तों किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्र भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है। भारोपी भाषा को, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, या फिर प्राकृतिक भाषा को। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। भारोपी भाषा को मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनी नाम जिस भाषा परिवार को दिया है वह है भारोपी भाषा परिवार को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बताइए दोस्तों गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से, या फिर मागधी से। तो दोस्तों गुजराती भाषा का विकास जो हुआ है वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, या फिर 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं कि प्रांतीय भाषाओं का जो अनुसूची से संबंधित है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, छठा क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश को स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक दोस्तों, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है बताइए दोस्तों। 10 हैं, 6 हैं, 8 हैं, या फिर 11 हैं। तो दोस्तों अपभ्रंश में स्वरों की जो संख्या है वो है 8। ठीक दोस्तों, कितनी है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा है जो भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, या फिर ध्वनि विज्ञान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा पदार्थ विज्ञान। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, पदार्थ विज्ञान भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। बाकी तीनों भाषा विज्ञान के विभाग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। गिलक्राइस्ट को कहा जाता है, पी.डी. टंडन को कहा जाता है, सत्यनारायण को कहा जाता है, या फिर कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी का प्रहरी अगर वो किसे कहा जाता है तो वो है पी.डी. टंडन। ठीक दोस्तों, पी.डी. टंडन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है नागरी लिपि कैसी है। वर्णनात्मक है, अक्षरात्मक है, व्यंजनात्मक है, या फिर चित्रात्मक है। दोस्तों बताइए देवनागरी लिपि कैसी है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि है जो है वो है अक्षरात्मक। क्या है, अक्षरात्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। बताइए दोस्तों
अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी किया है प्रयुक्त, कि हिंदुस्तानी किया है, कि सिंधी किया है, कि उर्दू किया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए जो शब्द का चयन किया है वो है हिंदवी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 339 के 1, धारा 339 के 2, धारा 333 के 1 या फिर धारा 334 के 1? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, धारा 343 का 1। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। दोस्तों हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत या फिर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कौन है? कामता प्रसाद गुरु हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर रामचंद्र वर्मा हैं? दोस्तों बताइए हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी हैं। ठीक दोस्तों, कौन है? किशोरी दास वाजपेयी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है, मराठी से हुआ है या फिर फारसी से हुआ है? तो दोस्तों बताइए देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, ब्राह्मी से हुआ है। ठीक दोस्तों, किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है देवनागरी लिपि का आविष्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? दोस्तों देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना क्या सही है? प्राचीन लिपि होना क्या सही है? अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना क्या ये भी सही है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना एक ध्वनि के लिए एक संकेत? तो दोस्तों देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, सर्वाधिक वैज्ञानिक। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और लिपि होना एक ध्वनि के लिए एक संकेत। ठीक दोस्तों, ये बड़ी बात है। हिंदी जो देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, वैज्ञानिक स्तर पर मानी जाती है। ठीक दोस्तों, सबसे व्यवस्थित ढंग से की गई है इसका विकास। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी? दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आता है, मगही आता है, मैथिली आता है, जबकि अवधी नहीं आता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, अवधी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म गलत है? अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों आता है। ठीक दोस्तों, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल दोस्तों आता है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो नहीं आता है, क्योंकि भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसमें पूछा है गलत ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए दोस्तों, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बाघेली। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, बाघेली भी आती है, लेकिन भोजपुरी नहीं आती है। ठीक दोस्तों, भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ग सही हो जाएगा, भोजपुरी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। क्या है जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, पाली है या फिर प्राकृतिक है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य की भाषा है वह है पाली। ठीक दोस्तों, क्या है? पाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो जिसकी उत्पत्ति हुई है वह है अवधी। ठीक दोस्तों, और मगही के अंतर्गत आता है भोजपुरी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं की रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपयुक्त में सभी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक दोस्तों, अवधी में और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि जो हैं वो हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? दोस्तों पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर नागर अपभ्रंश में से या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है किसका? हरियाणवी या फिर बांगरू बोली। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर का ये है। ऑप्शन नंबर खा है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। ऑप्शन नंबर का, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। क्या? इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर का, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। तो दोस्तों क्या इसमें पूछा है? देवनागरी में नहीं। ठीक दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों घ सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा दोस्तों। क्या है? विकास की दृष्टि से यह लिपि जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है। ठीक दोस्तों, ये देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ठीक दोस्तों, इसमें से एक विशेषता गलत है, उसका हमें चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा परिवर्तनशील होती है। जी बिल्कुल होती है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। दोस्तों भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। बिल्कुल होती है।
भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है? तो दोस्तों बिल्कुल सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील भी होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति भी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, संपूर्णानंद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवहट भाषा से तात्पर्य है? भाई दोस्तों अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृतिक, या फिर परिनिष्ठित प्राकृतिक? तो दोस्तों बताइए इसमें कौन से हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश। अब ठीक दोस्तों, अवहट भाषा से जो तात्पर्य है वह है ग्रामीण अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? दोस्तों निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ठीक दोस्तों, ब्रजभाषा क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? अवधी क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? बुंदेली क्या आती है? क्या कन्नौजी आती है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा भी आती है, बुंदेलखंडी भी आती है, कन्नौजी भी आती है, जबकि अवधी नहीं आती है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या? बांगरू। ठीक दोस्तों, बांगरू किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो वह है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, या फिर बिहार की है? तो दोस्तों आंगिका जो बोली है वह है बिहार की। ठीक दोस्तों, कहाँ की है? बिहार की है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? बताइए दोस्तों किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या फिर राजस्थानी हिंदी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी से, या फिर पश्चिमी हिंदी से? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, बाघेली का जो संबंध है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है, धनपाल को कहा जाता है, शालिभद्र सूरी को कहा जाता है, या फिर स्वयं शंभू को कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? जोशुआ केटलर हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं वो हैं जोशुआ केटलर। ठीक दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण, ठीक दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखने वाले विद्वान हैं वो हैं जोशुआ केटलर। ठीक दोस्तों, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बराबर पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने, काका कालेकर ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, या फिर विनोबा भावे ने? तो दोस्तों जो सुझाव दिया था देवनागरी लिपि, क्या क्वेश्चन था दोस्तों, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था सुझाव। ठीक दोस्तों, क्या दिया था? रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उकार बहुला बोली जाती है? बताइए दोस्तों, उकार बहुला कहाँ बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, बाघेली, या फिर छत्तीसगढ़ी में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, अवधी में। ठीक दोस्तों, उकार बहुला बोली जाती है तो अवधी में। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है आर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से? दोस्तों बताइए कौन से हो जाएगा ऑप्शन? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, ब्राचंड अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, क्या? ब्राचंड अपभ्रंश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मागही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी की, या फिर पूर्वी हिंदी की, या फिर बिहारी की? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, बिहारी हिंदी की। ठीक दोस्तों, हम पहले भी बताए हैं मागही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। ग्वालियर की बोली है? बताइए दोस्तों, ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, या फिर कन्नौजी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, बुंदेली के अंतर्गत आती है। ठीक दोस्तों, ग्वालियर की बोली बुंदेली के अंतर्गत आती है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, या फिर गुजराती लिखी जाती है? तो दोस्तों मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक दोस्तों, क्या कौन सी भाषा है? मराठी है जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से, या फिर पैचासी अपभ्रंश से? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश जो विकसित हुई है वह हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश जो विकसित हुई है वह हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, मागधी बिहारी के अंतर्गत, अर्धमागधी अवधी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, या फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के विकास उपभाषा वर्ग जिसके अंतर्गत आती है वह है कौन? आप बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर कौन से होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी का पढ़िनी किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है,
भोलानाथ तिवारी को कहा जाता है या फिर किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। ठीक दोस्तों, किसे कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरल से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है, सही युग्म चुनना। ठीक दोस्तों, इसमें से सही युग्म का हमें चुनाव करना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी वो खड़ी बोली के अंतर्गत आती है, ये बिल्कुल सही है। बिहारी हिंदी मारवाड़ी के अंतर्गत आती है? नहीं दोस्तों। पूर्वी हिंदी गरवाड़ी के अंतर्गत आती है? तो नहीं आती है। पहाड़ी हिंदी बाघेली के अंतर्गत आती है? तो नहीं आती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या फिर बिहारी हिंदी की? तो दोस्तों मेवाती जो है वह राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? दोस्तों बताइए, देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो दोस्तों देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग हुआ माना जाता है वह है राज्य गुजरात। ठीक दोस्तों, क्या है? राज्य गुजरात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 और 29 नवंबर 1953 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक दोस्तों, किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, मैथिल भाषा का कवि किससे इनमें से कौन है? दोस्तों बताइए, मैथिल भाषा का कवि इनमें से कौन है? कबीर हैं मैथिल भाषा के कवि, विद्यापति हैं, तुलसीदास हैं या फिर देव हैं? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? ब्रज का, अवधी का, बुंदेली का या फिर बांगरू का? तो दोस्तों आगरा और मथुरा को ब्रज बोली का, ठीक दोस्तों, किसका? ब्रज बोली का केंद्र माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? दोस्तों काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? तो वह है ब्रज भाषा। ठीक दोस्तों, क्या है? ब्रज भाषा जो सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही काव्य भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी, मेवाती, बांगरू या फिर अवधी? तो दोस्तों खड़ी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है तो वह है कौरवी। ठीक दोस्तों, क्या है? कौरवी। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 55 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या फिर राहुल संकृताय ने दिया? तो दोस्तों खड़ी बोली को कौरवी नाम जो दिया है वो दिए हैं राहुल संकृताय महोदय ने। ठीक दोस्तों, किसने दिया है? राहुल संकृताय ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है? भोजपुरी को, कौरवी को, जयपुरी को, या फिर मैथिली को? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा कौरवी को। ठीक दोस्तों, स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा जिस बोली को प्राप्त हुई है वह है कौरवी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, पुष्टिमार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, पुष्टिमार्ग का जहाज अगर किसी को कहा जाता है तो वो है सूरदास। ठीक दोस्तों, कौन है? सूरदास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? भारतेंद्र युग, त्रिवेदी युग, छायावादी युग, या फिर प्रगतिवादी युग? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, द्विवेदी युग के अंतर्गत खड़ी बोली को काव्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से? तो दोस्तों अवधी बोली किसके अंतर्गत? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई है। ठीक दोस्तों, अवधी बोली जो है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, या फिर उपनागर अपभ्रंश से? तो दोस्तों भोजपुरी जिस अपभ्रंश से विकसित हुई है वह है मागधी अपभ्रंश। ठीक दोस्तों, क्या है? मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है भोजपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, अर्धमागधी, खस, या फिर मागधी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, सौरसेनी। ठीक दोस्तों, बुंदेली जो अपभ्रंश विकसित हुई है वह है सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, उपनागर अपभ्रंश से, या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कन्नौजी किस से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से कन्नौजी विकसित हुई है। चलिए क्वेश्चन 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की नहीं है? मराठी, द्रविड़, कन्नड़, या फिर मलयालम? तो दोस्तों मराठी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ठीक दोस्तों, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कन्नड़ भी है, द्रविड़ भी है, मलयालम भी है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में, 1965 में, 1970 में, या फिर 1980 में? दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो वह है 1955 में। कब दोस्तों? 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? दोस्तों बताइए क्या कही जाती है? या फिर किसी सरकारी संस्था में जो भाषा
संविधान द्वारा स्वीकृत की जाती है तो उसे जो कहते हैं तो वह है राजभाषा। ठीक दोस्तों, क्या है? राजभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? बताइए दोस्तों, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ठीक दोस्तों, क्या होता है? नहीं होता है। मराठी, संस्कृत, हिंदी, इन तीनों के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, जबकि तमिल के लिए नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत? तो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सी भाषा है जो सबसे पुरानी है? तो दोस्तों वैदिक संस्कृत है जो वो सबसे पुरानी है। ठीक दोस्तों, क्या है? सबसे पुरानी है इनमें से वैदिक संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 देखते हैं। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? दोस्तों बताइए, इनमें से हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? तो दोस्तों पंजाब की राजभाषा हिंदी नहीं है, बाकी तीनों की राजभाषा हिंदी है। ठीक दोस्तों, चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक दोस्तों, इसके आगे हम कल देखेंगे, जो क्वेश्चन बचेगा 150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगभग हम कल देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों, इनमें कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? पंजाबी, तेलुगु, तमिल या फिर हिंदी? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक हमारे भारत देश में जो बोली जाती है वह है हिंदी। ठीक दोस्तों, क्या है? हिंदी। ठीक दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, इसके आगे कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे हम कल मिलते हैं।